राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर सुरजन सिंह। वॉइस ओवर और वॉइस एक्टिंग आज तेजी से उभरता पेशा है। यूपी इलेक्शंस ने हर तरफ हलचल मचा रखी है, मगर क्या तस्वीर उभर कर आएगी, नतीजे क्या होंगे? याद है पापा, मैंने कहा था कि मैं सफाई करूंगा। हाँ, तुमने सफाई की बात की तो थी। लेकिन एक बात है पापा, सफाई में जो पैसे मिलेंगे उसका आधा मैं मिस्टर बेंजो को दे दूंगा। यूं तो इस क्षेत्र में इससे पहले भी कम हलचलें नहीं थीं, लेकिन बड़ी संख्या में आए भाषाई चैनलों और कंटेंट क्रिएशन की जरूरतों ने पिछले 2 दशकों से इसमें अचानक तेजी ला दी है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और IVR से लेकर मोबाइल ऐप्स और लाइव इवेंट्स तक के लिए इस क्षेत्र में कुशल वॉइस एक्टर्स की जरूरत महसूस की गई। ऐसे ही एक बेहतरीन वॉइस एक्टर हैं सुरजन सिंह। सुरजन सिंह इन सभी विधाओं में समान महारत रखते हैं। चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। जिसकी भी बनेगी सरकार, क्या आम आदमी के सपने होंगे साकार? ये पॉसिबल है कि न्यूज़पेपर से करप्शन नहीं, दोस्ती की गड्डी निकलेगी। ये पॉसिबल है कि हैंडशेक थैंक यू वेरी मच सिर्फ खुशियां लेने और देने के काम आएगा। डोनेशन तो होगा, लेकिन सिर्फ पुरानी किताबों का। थैंक यू। ये पॉसिबल है कि इंडिया को करप्शन से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि जब कैश नहीं होगा तो करप्शन भी नहीं होगा। सुरजन सिंह वॉइस इंडस्ट्री का एक बेहद जाना पहचाना हाउस होल्ड नाम है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़े पुलिस अफसर के घर जन्मे सुरजन सिंह करियर के आड़े तिरछे रास्तों से होते हुए इत्तेफाकन जब लिखने और बोलने की दुनिया में उतरे, तब उन्हें पहली बार अपनी भीतरी कलात्मक दुनिया खुलती जान पड़ी। उसके बाद लगातार अपनी लगन और कड़े अनुशासन के बल पर सुरजन सिंह ने जो मकाम हासिल किया है, वो इस क्षेत्र में कदम रख रहे हर किसी नवागंतुक के लिए प्रेरणादायी है। The river Ganga rises in the western Himalayas. This ancient river is born of nature and has been revered by millions of believers through the centuries. ये गांधी का मशवरा होगा, है ना? हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। आप जानते हैं उनकी ये गरीबी कितनी महंगी पड़ती है? लोग कहते हैं मिस्टर जिन्ना फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। सच है, मैं करता हूं। और मिस्टर गांधी 3rd क्लास में चलते हैं, यह भी सही है। लेकिन वो जहां जाते हैं अपने साथ हुजूम लेकर चलते हैं। 3rd क्लास के सैकड़ों टिकट। इससे तो शायद मिस्टर जिन्ना ही भले हैं। एनिमेशन फिल्मों से लेकर एड फिल्मों तक, फीचर फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों तक और रेडियो स्पॉट से लेकर कॉर्पोरेट फिल्मों तक सुरजन सिंह ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मिलिए इनसे, गेमिंग चैंपियन नानी, फिटनेस फ्रीक नाना, एज इज नो कंसिडरेशन। यही तो है नई जनरेशन। दीदी के लिए आजकल वर्क इज फन, क्योंकि पैशन ही प्रोफेशन है। भाई नई जनरेशन है, इंडिया की हर जनरेशन कुछ नया कर रही है, नए डिजाइन, नए फीचर्स और एक नए एटीट्यूड के साथ। अपने 1.5 दशक से ज्यादा लंबे प्रोफेशनल करियर में सुरजन सिंह आज देश ही नहीं, विदेश तक सुने और सराहे जाने वाले वॉइस एक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरजन प्रोग्राम में। नमस्कार। हमने अब तक जितने भी वॉइस एक्टर्स और वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बात की, सबकी ज़िंदगी एक विशेष ज़िंदगी है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि इस काम को उन्होंने ना तो शुरू से उसका सपना देखा था और ना कोई इरादा किया था अपने करियर के शुरुआती दिनों में, और आड़े तिरछे रास्तों से होते हुए वो एक दिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट या वॉइस एक्टर बन गए। आपकी कहानी क्या है? मतलब आप तो कह रहे हैं कि ये रास्ता ऐसा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है।
कि वॉइस ओवर या इससे कोई आजीविका चल सकती है या आपका घर चल सकता है, आपका किचन चल सकता है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं तो बस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। 5 साल मैंने भी उसमें लगाए, और वो करने के बाद जैसा कि होता है, अगर आप उस अटेम्प्ट में फाइनली क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप असल में कहीं नहीं होते। तो बस वो करते करते हुआ ये था कि मैं कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखता था, एक मेरे मित्र हैं उनके लिए, और उसी बीच में कभी कभार कुछ स्केच भी किया होगा। फिर किसी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो, अब जितना जानकारी थी कि भाई ऑल इंडिया रेडियो होता है तो उसमें एक रिटन टेस्ट होता है, वो भी मैंने वहाँ जाकर दिया। अभी वो ऑल इंडिया रेडियो वाले पे आएंगे। ये बताइए, आपने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो आप कहाँ रहे थे और कहाँ आप पैदा हुए, किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड आपका है, उसका थोड़ा एक स्केच ही हमको वर्णन कीजिए। दरअसल मेरे फादर पुलिस में थे और ही रिटायर्ड एज एन ऑफिसर, और वो यूपी पुलिस में थे। एंड मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो कोई ख़ास मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था और कोई ऐसी कोई ख़ास जिम्मेदारियाँ नहीं थी। मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था। कहाँ? कर्नल ब्राउन स्कूल, देहरादून। और वैसे पैदा कहाँ हुए आप? पैदा मैं मुजफ्फरनगर में हुआ। तो वहाँ मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसे छिछरौली कहते हैं, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा कभी रहा नहीं, क्योंकि मेरे फादर एक ऐसी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो यहाँ से आना जाना उनका लगा रहता था। तो काफ़ी छोटा था मैं, आई थिंक आई वाज इन क्लास 3 या 4 जब मैं बोर्डिंग स्कूल में पहुँचा। और उस स्कूल की अपनी एक वो थी जहाँ अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोली जाती थी, और जहाँ अंग्रेज़ी बोलने पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। सो थैंकफुली लैंग्वेज का वहाँ पर कम से कम मेरा इंटरेस्ट वहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक्सटेम्परीज और रेसिटेशन और इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था, डिबेटिंग। और तो वो करते करते आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरे शायद रहा होगा, मेरी लाइफ में एक एसोसिएट हुआ होगा, लेकिन शायद तब तक मुझे इसका ज्ञान नहीं था। तो वहाँ पर स्कूल में, क्योंकि वो एक ऑल बॉयज़ स्कूल था, तो वहाँ सब तरह के रोल करने होते थे। जब आप थिएटर करते थे तो कभी लड़की का रोल भी कर रहे हैं, कभी लड़के का रोल भी कर रहे हैं, कभी बूढ़े आदमी का रोल भी कर रहे हैं, तो सब तरह के। तो ड्रामेटिक्स बहुत एक एक्टिव पार्ट था। ये शायद मैंने इतना सोचा नहीं, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे आज के जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें शायद उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वो करते करते मैं मतलब अपनी स्कूलिंग वहाँ से करने के बाद मैं मेरठ आया, और वहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के पास था, तो वहाँ पर मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई। और बस फिर मैं रियलाइज़ हुआ कि अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मतलब उस दौरान मैंने इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। इट वाज, आई रिमेंबर, वो कारगिल वॉर का दौर था, और मैंने भी वो सिलेक्शन का, लेकिन एज लक वुड हैव इट, मैं मेडिकली मुझे फिट नहीं पाया गया, तो मैंने वो छोड़ा। तो उसके बाद सोचा क्या किया जाए। तो जैसा कि आम घरों में होता है कि भाई कुछ तो अब वोकेशनल जॉब ले लेना चाहिए, तो मैंने सोचा लॉ कर लेते हैं। तो मैंने लॉ किया। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, शायद है मुझ में। हो सकता है पिताजी को देख करके आया, कुछ सीरियसली ख्याल नहीं है इतना, लेकिन और वो करते करते फिर मैं तब शायद 23 या 24 साल का था, और करीब टिल 29 ईयर्स ऑफ एज मैं ये तैयारी करता रहा। तो ये समझिए कि 29 साल तक जब आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं और आप माँ बाप से पैसे लेते हैं और वही आपका घर चलाते हैं, तो ये समझिए कि आपका ईगो तो ख़त्म हो जाता है, आपका घमंड तो ख़त्म हो जाता है। तो वन गुड थिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। तो आई थिंक आई वाज 29। उसके बाद मैं कुछ रैंडम जॉब्स ढूंढता था कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक मुझे ज़्यादातर चीज़ों का ये ख्याल था, ये नहीं करना है और ये नहीं करना है। क्या करना है ये नहीं मालूम था, लेकिन हाँ ये बड़ा क्लियर था कि ये नहीं करना है। तो मैनेजमेंट नहीं करना है, या
ये जो एक ट्रेडिशनल जॉब थे वो नहीं करने हैं। अब वो कहाँ से आए क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये था दिमाग में, हाँ ये नहीं करना है। तो ऑल इंडिया रेडियो का बस तब आया ख्याल करते हुए, फिर मैंने उनके लिए एक रिटन एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया, उसके बाद एक ओरल टेस्ट होता है वो मैंने किया। और हालांकि मैंने ऑल इंडिया रेडियो में कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किए, लेकिन मैं क्लियर कर गया था, मैंने उस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की, फॉक्स ट्रैवलर की, हिस्ट्री चैनल होता था तब, तो उनकी होती हैं। तो मैं उनमें कुछ दोस्तों की मदद से पता लगा यहाँ ऑडिशंस होते हैं, तो मैंने ऑडिशन दिया। और तब मुझे नहीं एहसास था कि मैं हिंदी में बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉइस ओवर्स, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इंग्लिश स्कूल से हुई थी और इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। तो जब वहाँ मुझसे डायरेक्टर ने पूछा कि भाई ये तो हिंदी में होता है, तो मैंने कहा तो क्या हुआ, घर में तो हिंदी बोलते हैं। तो बस वहाँ से शुरुआत। तो मतलब लैंग्वेज में मेरी कोई ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं थी, लेकिन लैंग्वेज आई पिक्ड इट अप एंड देन लेटर ऑन ब्रश अप करते रहे। ऑन द जॉब हम ज़्यादा सीखते गए। अब इसमें ये हमको हमारे सुनने और देखने वालों के लिए बताइए कि आपके लिए इस इतने लंबे करियर स्पैन में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए होंगे जिनको आप हमें बताना चाहते हो, और जिनको करके आपको सचमुच बहुत खुशी हुई हो और आपको लगा हो कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ये काम भी करूँगा, मतलब इस कंपनी या इस फिल्म या इस प्रोजेक्ट के लिए काम करूँगा, और आज भी उसको शेयर करते हुए आपको अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल। बहुत सी ऐसी प्रेस्टिजियस डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो उस वक्त उस इनॉर्मिटी का ख्याल नहीं होता। जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है उस वक्त उस इनॉर्मिटी का ख्याल नहीं होता। जब वो हो जाता है तब आपको पता चलता है, ओह ये तो मैं करना चाहता था कभी और ये मुझे मिला। तो ऑफ कोर्स BBC के लिए काम करना बहुत प्रेस्टिजियस होता है एक टाइम पर, और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अपने आप में आइकॉनिक चैनल है, तो उसके लिए जब मैंने काम किया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन फिर होता यही है, आप हर काम को उसकी मेरिट पर लेते हैं और हर काम को अपने आप से अच्छा करना चाहते हैं। तो इन द लॉन्ग रन इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो कितना बड़ा वो कैनवस है, वो कितना बड़ा स्केल है, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आपके लिए वो वही है। वो एक रेडियो स्पॉट भी हो सकता है, वो एक डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिसका वो प्रोजेक्ट है उसके लिए वो उसका बेबी है। मेरे लिए शायद वो 15वीं या 20वीं रिकॉर्डिंग हो सकती है दिन की, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। तो उसको उसकी मेरिट पर काम करना, उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना। तो ये कहना बहुत आसान है कि नहीं मैं तो हर प्रोजेक्ट को बहुत शिद्दत से करता हूँ, हर कोई यही कहना चाहेगा जो भी ईमानदारी से वो एक क्लीशे वो है। लेकिन हाँ, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके पीछे किया गया होमवर्क, किसी भी प्रोजेक्ट को उसके पीछे किया गया होमवर्क उसकी इनॉर्मिटी को बताता है कि ये कितना ग्रैंड है और कितना बड़ा है। नॉट नेसेसरी कि वो BBC का है या वो नेशनल ज्योग्राफिक का है, या देखिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बहुत ट्रिवियल हो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे प्रोजेक्ट भी बहुत इनॉर्मस हो सकते हैं। तो उनकी मेरिट पर उसके पीछे किए गए होमवर्क पर दिखता है। जब स्क्रिप्ट हमारे सामने आती है तो स्क्रिप्ट अपना होमवर्क दिखा देती है, और फिर उस होमवर्क को फिर हम उसमें अपना होमवर्क करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ ये जानना आपसे दिलचस्प होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए अभी तक शायद उस तरह के फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अब तो धीरे धीरे हो सकता है आने भी लग गए हों, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट ये दावा नहीं कर सकता कि उसने आपको इसमें ट्रेंड करके फील्ड में डाल दिया और अब आप उसको सक्सेसफुली कर लेंगे। लेकिन आपने इसे खुद करते करते सीखा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे जो आपने इस कोर्स में करते करते अपने काम को करते हुए सीखी हैं? बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा तो मुझे सिखाया मेरे क्लाइंट्स ने। देखिए, जब कोई आपको पैसे देता है तो आपको उस इनॉर्मिटी का उस वक्त एहसास हो जाता है। तो कोई अक्सर मुझसे पूछता है आपने ये कहाँ से सीखा, तो मेरा इसका बड़ा सिंपल सा जवाब होता है आपसे, जो हमसे काम कराता है। क्योंकि
यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। अक्सर हमसे लोग कहते हैं आप तो बड़े क्रिएटिव फील्ड में हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, मतलब उस वक्त मैं उनसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होना चाहता हूँ। उनसे कहता हूँ कि नहीं, मैं क्रिएटिव से ज़्यादा क्राफ्ट के फील्ड में हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि मैं इसको इतना ब्रॉडली कैसे डिफाइन कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा क्राफ्ट के फील्ड में हूँ। क्योंकि या फिर मैं अपने काम को इतना ट्रिविलाइज भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कहूँगा आई एम ओनली अ कॉग इन अ व्हील। तो क्या होता है कि हम उस काम के सिर्फ एक हिस्सा होते हैं, तो उसको उसकी मेरिट पे ही करना होता है। आई थिंक इट वॉज माई क्लाइंट्स, उनकी एक सर्टेन स्पेसिफिक, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक ज़रूरत होती है कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए। तो हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो हम ऐसे ऐसे सीखते जाते हैं। तो एक तो ये पक्ष हो गया कि वो हमको सिखाते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो हमारे सीनियर्स जो हमसे पहले काम करते थे, तो लैंग्वेज का उनसे हमें बहुत इनपुट मिला कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सही भाषा क्या होती है। तो वो करते करते उनसे सीखा। तो एक तो हो गए हमारे क्लाइंट्स, एक हो गए हमारे सीनियर्स, और फिर आज की तारीख में बहुत सारे यूट्यूब या सोशल मीडिया में ऐसे चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं और यूट्यूब मटेरियल अवेलेबल है। हालांकि मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त ये इतनी सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्हें करने का तरीका यही था कि आप एक टेक्स्ट लीजिए, उसे पढ़िए और कुछ खरज में पढ़िए, कुछ थोड़े से ऊपर के स्केल में पढ़िए, थोड़ा सा और ऊपर के स्केल में पढ़िए, तो आप अपने ब्रेथ कंट्रोल सीखते जाते हैं। तो ये आई थिंक कॉन्शियस था, कॉन्शियसली मैंने ऐसा करना शुरू किया। क्योंकि किसी जगह अगर मेरे क्लाइंट ने कहा कि इस स्केल को टच करके ऐसे बोलिए, और मैं अगर वो नहीं बोल पाया, तो मैंने घर जा करके उसको प्रैक्टिस किया कि भाई ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक दीज वर ब्रॉड एरियाज। कुछ बुक्स भी थी, जैसे सेसिली बेरी की वॉइस एंड एक्टर्स, इट्स अ वेरी गुड बुक। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, और वो बाद के लोगों के लिए भी है। मतलब एक्सटेंसिवली उसकी पढ़ाई करते रहें। बहुत पतली किताब है, लेकिन काफ़ी अच्छी किताब है वो इस लिहाज से। एंड जो हमसे पहले लोग काम कर चुके हैं उनके रेफरेंसेस भी आप उनको देख करके, जो उनके नुआंसेस थे उनको पढ़ सकते हैं। और इवन द एक्टर्स, नॉट जस्ट वॉइस एक्टर्स, इवन द एक्टर्स। For example, Mr. Amitabh Bachchan is one of the finest, not just actors, but also a very, very good voice actor. So ये सब references कुछ थे जो मौजूद थे। मतलब मैं अक्सर अभी भी शतरंज के खिलाड़ी का उनका ओपनिंग जो नरेशन है कई बार सुनता हूँ, क्योंकि वो इतना सिंपल है और इतना प्यारा है। And when I see that he was, I think, in his early 30s when he recorded that. It's one of the very nice and very poignant renditions. और चूँकि ये जो वॉइस एक्टिंग या वॉइस ओवर की जो एक ये बिज़नेस है, ये अभी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा बिज़नेस है। और बहुत सा काम, चाहे आपको IVRs के ज़रिए या और दूसरे जो फोरम ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उनमें बहुत सा ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से पनप रहा है और फैल रहा है, और उसमें एवेन्यूज़ नए खुल रहे हैं। किसी एक काम को अच्छे ढंग से जब आप करते हैं, बोलते हैं कि काम अच्छा हो गया, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती होंगी कि ये काम सचमुच बहुत सेटिस्फैक्ट्री हुआ, ना सिर्फ क्लाइंट के एंगल से, बल्कि आपको लगा कि हाँ, एक चीज़ संतोष के स्तर तक बन कर खड़ी हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप उसे फुलफ़िल कर पाएँ। उसके साथ एक दूसरी चीज़ है कि आप नया क्या उनको दे पाते हैं। तो जब कोई स्क्रिप्ट सामने आती है, तो एक तो ये है कि स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ा जा सकता है, ये एक सर्टन तरीका है इसे पढ़ने का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकंड ये है कि आपकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने ये सोच के लिखा था। लेकिन एक मोमेंट होता है जब आप दोनों कोलैबोरेट करके कुछ नया लेके आते हैं, और आपने वो कैरेक्टर नहीं सोचा, उस कैरेक्टर से आप कभी मिले नहीं, आपने अपनी कोई थ्रोट की कोई जगह यूज़ की और आपने कहा कि अरे भाई ऐसा कर लेते हैं, या फिर अचानक से आपने, मुझे याद है मैं एक शायद
यात्रा का हम एक स्पॉट कर रहे थे और उसमें एक रिक्वायरमेंट थी ऐसे बूढ़े किरदार की। तो और रात का समय था, वो स्पॉट अगले दिन जाना था। अब उसमें चाहिए तो उसमें दोनों किरदार मेरे ही थे। एक उसमें एक MVO होता है जिसे हम प्रोडक्ट विंडो कहते हैं, और एक उसमें एक लड़का एक नॉर्मल है। तो वो एक बात अपनी दादा से कह रहा है। अब दादाजी अवेलेबल नहीं थे रात में, तो मुझसे प्रोड्यूसर ने कहा कि वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट इट। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। अब उसमें चाहिए था कि इसमें प्रॉब्लम आती है समय की। आपको उसी समय में वो करना है। तो मान लिया जाए वो 20 सेकेंडर है या 30 सेकेंडर है, तो आपको उतनी ही देर में करना है। तो एक बूढ़ा इंसान नॉर्मली बड़े आराम से कोई चीज़ बोलेगा। वो एक बड़ा फनी बूढ़ा था। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे बना सकते हैं वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे। तो मैंने सोचा कि ऐसे बोल सकते हैं, अरे बेटा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एक ये हो सकता है, अरे बेटा। आप ऐसे बोल सकते हैं। अब मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा कुछ नया करके, अरे बेटा। तो ये थोड़ा सा फनी लगा कि जो आदमी एग्जैजरेटेड, कुछ बूढ़े किस्म के लोग होते हैं जो थोड़ा सा उनको एग्जैजरेटेड चीज़, तो वो कहता है कि अरे बेटा, ओ जरा बेटा, ओ मटन ले आना बेटा, जरा बेटा ये भी काम कर देना। तो वो कहानी इस चीज़ की है कि वो बच्चा जो अपने एक चाचा के यहाँ चला जाता है, तो एहसान मत लो। तो क्रिएटिव ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी, तो वी वांटेड टू जस्टिफाई दैट। तो देखो बेटा, ये मेरा दांतों का सेट साफ कर देना, और बेटा तो मटन बजा रह गया था, जरा बेटा उसे भी साफ कर देना। तो अगर मैं उसे नॉर्मल एक बूढ़े की तरह, देखो बेटा इसमें ऐसा कर देना, तो जिनको आप अपनी वॉइसेस से यूज़ कर सकते हैं, वो शायद इतना ह्यूमर ना लेके आते। लेकिन ऐसा कर देने से वो अचानक ह्यूमरस लगने लगा, क्योंकि वो बूढ़े जो चाचा थे वो उसके हीरो थे। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आपने कहा कि तो ये आप नया जब कुछ उस टेबल पे रखते हैं, देन यू गो होम एंड यू से यस, आई वॉज एबल टू जस्टिफाई माई जॉब, आई वॉज एबल टू जस्टिफाई माई वर्क। और अगर आपके डबिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, वो भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है आपका डबिंग का। डबिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक एफिशिएंट और सक्सेसफुल डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर खड़ा करती हैं, या कोई जो भी इस करियर को परसू करना चाहे तो उसमें किन एरियाज़ में उसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है ताकि वो डबिंग रिक्वायरमेंट्स को मैच कर सके? ओके, सो डबिंग में बस पहले आई थिंक सो बहुत सारे लोग शायद इनिशिएटेड नहीं हो, मैं उनके लिए बता दूं कि डबिंग दरअसल एक तरह की चीज़ है जिसे हम वर्जनिंग कह सकते हैं, जो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में होती है। इंग्लिश से हिंदी में हो सकती है, और हिंदी से तमिल में, और किसी भी भाषा में हो सकती है। सो लार्जली, और हमारे यहाँ पर फॉरेन कंटेंट बहुत आया है, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी और इनके आने के बाद। तो फिल्म्स लाइक जुरासिक पार्क, और हमारे वर्नैकुलर, हमारे लोकल लोगों के लिए हमारे हम उसको जब हम करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और डबिंग 90s से अब तक उसका एवोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इन पिछले 16 सालों में काफ़ी इवॉल्व हुई है। तो जो कि पहले कभी बहुत क्लिष्ट हिंदी के साथ होती थी, आज हिंदुस्तानी और इंग्लिश का उसमें समावेश आ चुका है। तो डबिंग काफ़ी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है, जैसा आप आम बोलचाल में बोलते हैं वैसा ही अगर आप माइक पे बोल पाएँ तो आपका 90% काम हो जाता है। आप जितना नेचुरल लगे, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा ही माइक पे साउंड कर पाएँ, 90% ऑफ द जॉब हो गया। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी, भाषा का ध्यान, कि भाषा की क्लैरिटी। और तीसरा, जो अंग्रेज़ी या जिस भाषा में कहा गया है उसको अपनी भाषा में जितना सिंपल कम्युनिकेट कर पाएँ, चाहे उसमें हमको स्क्रिप्ट लेवल पे कुछ ट्वीक करना पड़े वो। तो ये 3 चीज़ें शायद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं डबिंग में। यही चीज़ अच्छी डबिंग और बुरी डबिंग में फ़र्क लाती है। अगर एक कलाकार या फिर एक शिल्पकार, जिसको अगर आप कहें कि एक आर्टिस्ट या फिर एक क्राफ्टमैन की तरह भी अगर सोचें, तो दूसरे जो क्राफ्ट के लोग हैं वो अपने साथ कुछ एपरेटस लेकर अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं। एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए अगर पूछें तो उसका क्या काम करने का, अगर एक आइडियली एक किसी दिन के बारे में सोचें कि वो अपने घर में उठा और काम पर गया और लौट कर आया, तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो वो जो समाज से उसका इंटरेक्शन है वो लेके जाता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वो उससे जुदा नहीं हो सकता। ही इज़ वन ऑफ देम। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो अपने एंटेनास को अलर्ट रखे। जो हो रहा है उसके आसपास उसको उससे रिसेप्टिव रहे। उससे अलग आप नहीं हो सकते। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी वॉइस में, आपके काम करने के तरीके में दिखेगा। क्योंकि वॉइस सिर्फ एक वॉइस एक्टिंग का ही वो नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि वो खुद ही उसको एक प्रोड्यूसर कॉल करता है, वो खुद ही उससे बात करता है, तो हर समय काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसको उससे अलग भी रखना पड़ता है अपने आप को। तो सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि एक तो जो उनकी पुरानी अपब्रिंगिंग रही है, तो जो नेटिव लैंग्वेजेस वो सीख के आते हैं, जो भी लोग हमारे यहाँ से स्टेट में, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कर्नाटक से है, अपनी नेटिव टोनैलिटीज़ को न्यूट्रलाइज करके इस भाषा को सीखना, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, समाज में जो हो रहा है उसकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, नहीं, अपने एंटेनास खुले रखने की ज़रूरत है। क्योंकि स्क्रिप्ट्स हमेशा रेलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल आती हैं। अगर आपको नहीं पता है आसपास क्या हो रहा है, तो आप वो बॉडी लैंग्वेज और उस भाषा में नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एक साल में बढ़ता है। जब 20 से 21 साल में आता है तो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक आता है। तो इतना बड़ा जब वो बच्चा आता है जो 20 साल की लैंग्वेज में आ रहा है, जिसने बचपन से ही मोबाइल फ़ोन देखा है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी? अगर मैं उस एरा में रहता हूं जिसने हाथ से डायल होने वाले टेलीफोन देखे थे, तो ये उस बच्चे की गलती नहीं है। आप उसे ये नहीं समझा सकते कि अरे तुम्हें एहसास नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू टेल हिम, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज व्यू पॉइंट। तो उसकी भाषा में बात करना भी आना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ ऑल अ मिक्सचर ऑफ द सोसाइटी। समाज में जो चल रहा है उससे आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते। जैसा वो चल रहा है, एंटीना खुले रखिए, उन्हें रिसीव करिए और प्रोजेक्ट करिए। और आखिर में सुरजन जी, जैसा कि मैं अपने सभी मेहमानों को करीब करीब ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो इस बातचीत में छूट गई हो मुझसे और आपको कहनी थी, तो आप ये मौका है कि कह सकते हैं। क्योंकि बातों में कई बार कुछ सवाल मेरे भी दिमाग में होते हैं, वो मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो जवाब हों जो आप कहना ही चाहते थे, तो अभी आप कह सकते हैं। नहीं, दरअसल बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये ऐसे सवाल हैं जो आपने हमसे पूछे हैं जिनका शायद हमको खुद एहसास नहीं होता है। क्योंकि जब हम इस फील्ड में आते हैं और जब हम काम करना शुरू करते हैं, बस करते चले जाते हैं और हमें नहीं एहसास होता है। कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं कि क्या कोई इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। फ्रैंकली मैं नहीं जानता, होंगे, हो सकता है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको वाकई यहाँ से वहाँ ले जाएं या वो ऐसा बना दें, मुझे नहीं पता। लेकिन सब कुछ ज़्यादातर आपके क्लाइंट्स आपको सिखाते हैं। आपका होमवर्क कितना है वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि आपने जो मुझसे सवाल किए, ये शायद मैंने भी इतना नहीं सोचा था इनके बारे में, या शायद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि क्योंकि हमें ये शायद इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि हमें इस वक्त ऐसे बहुत से आर्टिस्ट और टैलेंट की ज़रूरत है। हमें चाहिए, ये इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है। और अगर इस इंटरव्यू से या इस मेरी बात कहने से कुछ भी लोगों तक ये बात पहुंचती है, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। और जब मैं इसे इंडस्ट्री कह रहा हूँ तो ये नई चीज़ है। इंडस्ट्री ये पहले नहीं थी, ये पिछले 7-8 सालों में एक इंडस्ट्री बनी है। इसने एक रूप लिया है। ये बहुत लोगों के लिए फुल टाइम एक आजीविका का एक सोर्स बन चुकी है। सो इट्स इन अ वे इट्स वेरी गुड कि बहुत सारे लोगों तक शायद ये बात पहुंचेगी और शायद लोग इसे एक सीरियस करियर। और आज की तारीख में तो बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, ऐसे हैंड हेल्ड सेट्स मौजूद हैं जहां वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। क्योंकि अल्टीमेटली जज आप ही होते हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि आप एक ऑडियंस भी हैं, तो आप एक कंज्यूमर भी। तो आपको एहसास हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब मुझे उसे बोल के और सुन के अच्छा नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा नहीं है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आई वुड से थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग माई व्यूज़। क्योंकि हमें इतना मौका नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलता कि हम लोगों से इस तरीके से इंटरेक्ट कर पाएँ। हम पर्दे के पीछे बस। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजन, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया।
हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से हमारे देखने वालों को बहुत लाभ हुआ होगा और जो लोग इस एरिया में आना चाहते हैं वो उन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे जो आपने हमसे कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बहुत ही ख़ास मेहमान गुफ्तगू में आज, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर सुरजन सिंह। कुछ कहना चाहते हो गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।